नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। और बीपीएससी ट्रिप 4 को लेकर के जो मैं कुछ क्वेश्चंस का जिक्र कर रहा हूं, उसके अगले एपिसोड में आप लोग का स्वागत कर रहा हूं। ये मैं नहीं कहता कि पढ़ने के लिए आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ ये एनालिसिस करता हूं कि आपने अभी तक सीखा क्या। अगर सीखा तो मेरे क्वेश्चंस को देखते हुए आप जवाब दीजिए। पढ़ाने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन का जिक्र कर रहे हैं। अगर नहीं आता है तो उसे अपने जहन में एडजस्ट कीजिए, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। जानिए कि मैं इतना कर सकता हूं क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट, और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने के नाते आपके लिए काफी यूजफुल यानी लाभदायक होंगे। अब क्वेश्चंस को मैं बिना समय गवाए जिक्र करता हूं। तो पहला क्वेश्चन मेरा आता है कि जैसा स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा। वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। यहां याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली, भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी। निश्चित तौर पर आपकी निगाह से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गुजरा होगा, क्योंकि लगभग सैकड़ों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कतिपय इसमें संदेह नहीं कि आने वाले आपके एईडीओ का एग्जाम हो या बीपीएससी ट्रिप 4 का हो, उसमें ना पूछे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। तो जैसा कि स्क्रीन पर जवाब दिख रहा होगा, लेकिन इस जवाब से आप ये संतुष्ट मत हो जाइएगा इसको पढ़ करके या हमें सुन करके। आप अपने जहन में टटोलिएगा कि इससे पहले ये क्वेश्चन बिना जवाब देखे, मान लीजिए कि ये जवाब नहीं है, फिर हमको याद है या नहीं है, हम जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी का स्तर किस स्तर तक जा रहा है। अगर क्वेश्चन को देखने के बाद आप एक बार में उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब आप तैयारी के स्तर में विलो है। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं प्रतिदिन 100 क्वेश्चन करके लेके आता रहूंगा और आपकी तैयारियों को बढ़ाता रहूंगा। अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय में किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है। क्वेश्चन से आप लोग क्लियर हो रहे होंगे कि किसी कार्य को अविलंब यानी जल्दी से कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना यानी मांग की जा सकती है। न्यायालय से परमादेश देने की मांग की जा सकती है। किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए न्यायालय से जो याचना की जाती है उसको हम कहते हैं परमादेश। दैट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है इसलिए टाइम ज्यादा लेंगे। मैं पहले ही कहा मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, डीप नहीं जाऊंगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग प्रक्रिया से संबंधित है। ये आप लोग को गारंटेड पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा। हो सकता है किन्हीं को ना भी याद हो तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाअभियोग की चर्चा है। देखते रहेंगे आप लोग, बस वीडियो पर में आधा घंटा दीजिए और ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपना निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं गैर धन विधेयक पर। धन विधेयक को रोक नहीं सकता है राष्ट्रपति। धन विधेयक कौन पास करता है, तो स्पीकर पास करता है लोकसभा का। तो इस पर में राष्ट्रपति का निषेधाधिकार नहीं चलेगा, उसे नहीं रोका जा सकता है। ये गैर धन विधेयक जितना भी है उसको राष्ट्रपति रोक सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा वृद्धि की जा सकती है। तो विधायिका, कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, और विधायिका क्या है, संसद। तो वो हर क्षेत्र में कानून बना सकती है। वैसे आप लोग को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 33+1। अगर इसको बढ़ाना या घटाना हो तो इस पर निर्णय कौन लेगा, संसद। अगला, कौन राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकता है। तो अभी अभी मैंने कहा कि कानून बनाने का काम किसका, विधायिका का, और विधायिका कहां, तो संसद में। तो संसद कर सकती है। अब आइए, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वैसे लागू कब हुई है, तो लागू हुआ है 1989 में। बीपी मंडल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके मंडल कमीशन कहा जाता है। मंडल और कमंडल की लड़ाई भी चली थी अपने देश में हम लोगों के संज्ञान से पहले, लेकिन उसके बाद ये लागू की गई। अब उसके बाद का जिक्र करूं तो यहां पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका कालेलकर। इसने
29 जनवरी 1953 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये क्लासिक्स में आ रहा है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक यानी लेखिका कहें हम, चूंकि लिखने वाली तो समझ ही रहे हैं। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? तो रजनी कोठारी। कौन है? अब ये क्वेश्चन सर्वविदित है, आप लोगों को पता होगा कि भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। इस पर ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे हम। किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? आप जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित था और 74वां नगर निकाय से संबंधित था, और बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर यह किया गया था, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? नई अखिल भारतीय सेवाओं से, यानी आज जो आईएएस आईपीएस चुने जाते हैं वह किसके तहत चुने जाते हैं? तो अनुच्छेद 312 के तहत। किसके तहत चुने जाते हैं? यूपीएससी की परीक्षा होती है, बीपीएससी की परीक्षा होती है, सबकी जो परीक्षा है इसकी व्यवस्था किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 312 में की गई है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, यानी कि रिटायर्ड सीजेआई जो होते हैं, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग करता है। आप जानते हैं कि भारत में निर्वाचन से संबंधित जो भी काम होता है किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। एक पंचायत चुनाव को छोड़ करके, क्योंकि पंचायत चुनाव को ऑर्गेनाइज करने का काम किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। किसका होता है? अगला, एशिया का प्रथम देश कौन सा है जिसने समान लिंगों में शादी को कानूनी मान लिया है? यानी समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? ताइवान। अगले क्वेश्चन को देखिए, भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? कुछ देर पहले जिक्र हुआ था, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं धन विधेयक को पारित। अगला क्वेश्चन, गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्लासिक्स में सीधे तौर पर याद रखिए कि गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया है? तो मसाले से चर्चा हो तो केरल आता है। मसालों का घर केरल को कहा जाता है। तो मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश करने वाला कौन सा राज्य हुआ? तो केरल हुआ। आगे देखिएगा, तीनों सेनाओं के रक्षा प्रमुख सीडीएस पद की स्थापना के लिए प्रथम बार किस कमेटी ने सिफारिश की थी? तो के सुब्रमण्यम कमेटी ने की थी, जिसके आधार पर बिपिन रावत को पहला सीडीएस चुना गया, जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पीलिया एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः किससे फैलता है? पीलिया आप जानते हैं कि दूषित जल के कारण लीवर में होने वाला एक रोग है, जिससे आंखों के का रंग, यकृत का रंग, ये सब पीला हो जाता है। अब चलिए, बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र को हम बैरोमीटर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। अब जैविक परीक्षकों में मुख्यतः क्या होता है? जैविक परिरक्षक मतलब हो गया एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है? याद करने की कोशिश कीजिए। याद है नहीं है पता नहीं, क्वेश्चन पर मैं एकदम गौर से सुनिएगा मेरी बात को, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन निश्चित तौर पर मैं
सुना रहेगा, जब भी ऑप्शन आपके सामने आएगा याद हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे भारी हो रहा है, लेकिन याद हो जाएगा। क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, थोड़ा टाइम एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन क्या करिएगा, पढ़ने में पूरा टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध आपका छोटा नहीं है, युद्ध बड़ा है। अब शिक्षक बनने की सोच रहे हैं, तो अभी तो मुझे लग रहा है कि 5,000 आ रहा है, और आने वाली वैकेंसी में 2 से 3,000 हो जाएगा। सीट बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, क्योंकि अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर करेंगे कब, कम से कम 20 साल बाद। तो इन सब चीजों को सोच करके शिक्षक बनने के लिए मैदान में आ रहा है, तो अपने मेहनत को उस ढंग से बढ़ाइए। चलिए ठीक है, अब जो भी है, सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वल्कीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है। यानी कि लोहा और क्रोमियम को मिलाने से क्या तैयार होता है? स्टेनलेस स्टील तैयार होता है। अब चलिए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोडिग्रेडेबल, पहले क्वेश्चन को हम याद करेंगे तब आंसर को याद करेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या है? तो कॉर्न स्टार्च। क्या है? एस्टिटिस एक संक्रमण है, शरीर के संबंधित बीमारी है, जो किससे संबंधित है? संक्रमण यानी कि इंफेक्शन जिसको कहते हैं हम। ये कहां होता है? तो मूत्राशय में। कहां पर होता है? ये मूत्राशय में होता है। हाइपरथायरिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? आयोडीन 131। याद रखिएगा, ये देखिए 2 लाइन चीज याद रखिए, 3 चीजों को क्वेश्चन में याद रखना है हमको। हाइपरथायरिज्म, ये हो गया क्वेश्चन आपका, के उपचार में, यानी एक डिजीज है जिसके उपचार में उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? तो आयोडीन 31। अब इस क्वेश्चन को पलटना होगा बीपीएससी को, तो ऐसे पलटेगा, हाइपरथायरिज्म के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला आयोडीन 131 कौन सा, किस प्रकार का तत्व है? अब आपको 4 ऑप्शन मिलता है, तो उसमें आप रेडियो सक्रिय तत्व को देख करके आसानी से लगा सकते हैं। और भी पलटना होगा तो कहेगा कि आयोडीन 131 रेडियो सक्रिय तत्व किस बीमारी के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है? तो किस बीमारी के उपचार में लाया जाता है? तो यहां पर मैं क्या करेंगे आप? हाइपरथायरिज्म। तो 3-4 टाइप से इस क्वेश्चन को देता है। एक चीज आप गौर से देखिएगा कि हम एक ट्रिक दे रहे हैं आप लोगों को। 4-5 साल बीपीएससी ने जितने एग्जाम ऑर्गेनाइज किए, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को मिलाकर के देखिएगा तो लगभग पैटर्न एक सा आपको निकलता हुआ आएगा। 1 to 5 टीचर से लेकर के जो बीपीएससी प्री जो हमारे ऑफिसर्स सब आ रहे हैं बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर, सबके क्वेश्चन को एक नजर आप देखिएगा तो 2-4 डिफरेंस होकर के सब एक तरफ से मिलता जुलता आएगा। तो क्वेश्चन जहां से भी आ रहा है तो उसको तैयारी करने के लिए हम उन क्वेश्चंस को टच करें, तोड़े। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में टच में लाऊं। बाकी चीज तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, डीप तो पढ़ ही रहे हैं, कितना लंबा लंबा मोटा मोटा बुक पढ़ दिए, ऑनलाइन ऑफलाइन चिल्लाने वाले मास्टर भी बहुत हैं, सारा पढ़ा ही रहे हैं, एक एक पॉइंट को लेकर के ऐसे उखन रहे हैं जो लग रहा है कि एकदम पक्का पीएचडी करवा के ही आपको छोड़ेंगे। लेकिन टू द पॉइंट आना है तो टू द पॉइंट आइए। अब चलिए, मैं बोलूंगा ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है क्या है? कुकुरमुत्ता पैदल भाषा में, और फंगस बोलेंगे तनी वीआईपी भाषा में। तो फंगस बोले, खमीर का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है तो वो क्या है? फंगस है। और हम अगर पैदल भाषा में पहले ही बोले तो क्या लेंगे? कुकुरमुत्ता। याद रखिएगा, खमीर ब्रेड बनाने में जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कुकुरमुत्ता। आगे बढ़िए। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखना होगा। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? मीटियोलॉजिस्ट। मौसम के बारे में जो अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक है उनको क्या कहा जाता है? मीटियोलॉजिस्ट। आप देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र विशेष के अध्ययन करने वाले को बीपीएससी हर सेट में 1 मारता है।
तो इससे आपका निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपकी तैयारी करने का जो तरीका है, जितने क्षेत्र का अध्ययन है सबको एक जगह कलेक्ट करके उसको पहले टच कीजिए, उसको नोट कीजिए, 1 नंबर आपका निकल करके चला आया। ये है टू दी पॉइंट पढ़ने का तरीका। एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, चलो ठीक है, मैं एक दिन लाऊंगा एक वीडियो, कोशिश करता हूं कि जितना ये अध्ययन का क्षेत्र है वो सब आपको एक दिन मैं आपको बता दूं, लेकिन आप खुद से भी करोगे तो बेहतर होगा। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड क्या होता है? निकोटीन। और चाय में क्या होता है? कैफीन। चाय में क्या होता है? कैफीन। और तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन। अब चलिए अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं, कुछ हार्ड भी आते हैं, तब आसान क्वेश्चन का दौर है, फिर बीच में हार्ड भी मिलेगा। चलिए, रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है क्या है? तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी हमारे शरीर में होता है। डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर का सिपाही कहा जाता है। आप जानते हैं कि बीमारी श्वेत रक्तकण हमारी बीमारियों से लड़ने वाला सैनिक है हमारे बॉडी का। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है? तो उष्मा शोषी है तो उष्मा को अवशोषित करेगा। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। और उष्मा क्षेपी जिसमें उष्मा उत्पन्न होती। अमाशय रस में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आप जानते हैं अमाशय के रस में कौन सा अम्ल होता है? किस ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित, हम आपके बीपी को नियंत्रित किया जाता है? किस ग्रंथि के द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि। किस ग्रंथि के द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि। ये सब आसान क्वेश्चन है, तो आप कोई भी सेट मारिएगा तो 50 क्वेश्चन आपका आसानी से बनने वाला होगा। उसके बाद समस्याएं शुरू होती है। ध्यान देकर के देखिएगा, सुनिएगा। अब बताइए, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का एक उदाहरण है? ऑक्सीकरण। क्योंकि ऑक्सीजन के संयोग से वो ऑक्सीकृत होता है जो जंग का रूप लेता है। इससे बचने के लिए असद लेपन या गैल्वेनीकरण आप करते हैं, या मतलब ये सॉरी कलर लगाकर, कलर चढ़ा करके, परत चढ़ा करके, या ग्रीस या तेल लगाकर, किसी भी कारण से आप इसको बचा सकते हैं। एक तार की लंबाई को दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध का प्रभाव क्या पड़ेगा? दुगुना हो जाएगा। जब तार दुगुनी करेंगे तो प्रतिरोध भी दुगुना होगा। साधारण पेंसिल में एकदम आसान सा क्वेश्चन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? तो आप जानते हैं कि कोयला का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। और एक फ्लोरीन भी याद रखिएगा, रवादार में ये भी आता है, बकमिस्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन को याद रखिएगा, बराबर पूछा गया है एग्जाम में, कार्बन के अपर रूप में। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर किसकी परत लेपित होती है? नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर टेफ्लॉन की परत पड़ी होती है। किसकी ऊपर से, बर्तनों पर ऊपर में किसकी परत दी जाती है? टेफ्लॉन की। सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं? सल्फोनेट होते हैं। सफाई में जो सर्फ आप लोग प्रयोग करते हैं घरों में, वो क्या होता है? सल्फोनेट होता है। आयोडीन परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? आयोडीन 10th में आप लोग पढ़े होंगे, 10th के साइंस में। आयोडीन का पता लगाने के लिए आयोडीन प्रयोग जो है, परीक्षण जो है, वह कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसके पता लगाने के लिए? अब चलिए, पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? नायलॉन था। जब कितने ईस्वी में? 1935 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1935 ईस्वी में ये नायलॉन बनाया गया था। अब अगला, अमांडी कराटा इंडिका किस वृक्ष का नाम है? वैज्ञानिक नाम। क्योंकि ये नीम भारत में ही पाया जाने वाला पौधा है, भारतीय पौधे की प्रजाति में से, पौधा नहीं वृक्ष की प्रजाति में से आता है, इसलिए इसके नाम में इंडिका जोड़ दिया गया है। अमांडी राक्टा, अमांडी राक्टा इंडिका, इसका नीम का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? इंडिका नीम का वैज्ञानिक नाम। अब चलिए, सार्वभौमिक दाता रक्त समूह ओ प्लस, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव थोड़ा सा दुर्लभ है, पॉजिटिव होना चाहिए। सार्वभौमिक दाता यानी सबको रक्त देने वाला कौन सा है? ओ पॉजिटिव होता है, सर्वदाता होता है। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल किस तरंग का उपयोग करता है? एक साधारण टीवी सेट जो आप अपने घरों में चलाते हैं, तो उससे जो रिमोट कंट्रोल होता है वह किस तरंग के द्वारा टीवी को कंट्रोल करता है? ये भी आपका सुना गया होगा, इंफ्रारेड तरंग। वो कौन सा तरंग निकालता है? इंफ्रारेड तरंग।
क्वेश्चन में नयापन लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कुछ लिख भी दीजिएगा, चलेगा। अब चलिए, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट। और पूर्वी मैदान को क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी को टच करती है, लेकिन कहा क्या जाता है? तटीय सरकार। जास्कर और श्योक किस की सहायक नदियां हैं? जास्कर और श्योक लद्दाख में बहने वाली नदी है, जो सिंधु की सहायक नदी है। कहां बहती है? लद्दाख में बहती है और सिंधु की सहायक नदी है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत कहां है? पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन अधिक है, थोड़ा तेजी में चलेंगे। एक पेज और है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के किस जिले में अवस्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के किस जिले में? देखिए, पहले क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता था कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ओडिशा में। लेकिन अब इसका स्टैंडर्ड आप लोग इस ढंग से याद कीजिएगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के किस जिले में। अगर आपसे पूछ लेता है कि मान लीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जिला में, तो आपको जोरहाट जिला कहना पड़ेगा। नहीं भी याद होगा तो नहीं तो गलती करके आइएगा। तो आप इस ढंग से क्वेश्चन को याद कीजिए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में किस जिला में अवस्थित। ठीक है, तो ज्यो ज्यो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, आप अपने पढ़ाई का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते जाइए। अगला, ये मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? तो मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? कहां पर अवस्थित है? मेघालय में अवस्थित है। मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? पंजाब में डेरा और राजस्थान में ढानी और हरियाणा में गढ़ी किस प्रकार की बस्तियां हैं? तो छिटकी बस्तियां, या इसको हम कह सकते हैं पल्लर बस्तियां, वो ऑप्शन पर निर्भर करेगा। आपने पढ़ा होगा गुच्छित बस्तियां, रेखीय बस्तियां, पल्लवित बस्तियां, या छिटकी बस्तियां कह सकते हैं, पल्ली बस्तियां भी कहा जाता है। तो छिटकी बस्तियां पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर क्या होता है? छिटकी बस्तियां होती है, एक घर यहां हुआ, एक घर वहां हुआ, एक घर वहां हुआ। अब चलिए, किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो भारत में पत्ता गिराने वाला वन है। मैक्सिमम भारत में जो है पत्ता गिराने वाला वन है। तो पर्णपाती लगा मिलेगा उसमें। क्या मिलेगा? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क इसलिए कि ठंडे के जाड़े के मौसम में पत्ता गिराता है, तो शुष्क मौसम में पर्णपाती हो जाता है। जाड़े के मौसम में क्या होता है? पत्ता गिरा देता है। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन, खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? खंभात कहां अवस्थित है? गुजरात में। अब चलिए, कुछ एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन है? पुरोहित को कहा जाता था ऋत्विज। पुरोहित को क्या कहा जाता था? ऋत्विज कहा जाता था। कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है आपको? 7 प्रकार का। शक वंश की कर्मादक शाखा का संस्थापक कौन था? तो शक वंश की कर्मादक शाखा का संस्थापक था चष्टन। क्या नाम था उसका? याद रखिएगा, चष्टन। सांची स्तूप की कलाकृतियों में किन जानवरों को अंकित किया गया है? सांची का स्तूप तो मछली, सांप और कछुआ को अंकित किया गया है। सांची के स्तूप में किन किन जानवरों को दिया गया है? तो मछली। अब ये मैं एक चीज छोड़ता हूं, भोपाल से कितनी दूरी पर सांची का स्तूप है? आप पढ़े होंगे कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल के बगल में है। किलोमीटर हमको बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि सांची का स्तूप जो है भोपाल से कितने किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित। मैं डीप नहीं जा रहा हूं किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि कम क्वेश्चन होंगे, मैं आपका अधिक टाइम नहीं लेना चाहता। और एक एक क्वेश्चन को रगड़ते रहेंगे, उससे आपका भला नहीं होने वाला है। खूब एगो क्वेश्चन को खोद देंगे, उससे आपका बहुत नंबर नहीं आने वाला है। कहीं लक अच्छा रहा, 1 नंबर टच किया, नहीं किया, बात खत्म। लेकिन अगर 50 टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ के जाएंगे तो एक क्वेश्चन उसमें से निश्चित टच करेगा। ये मेरी बात है। और एक क्वेश्चन को 50 बार 50 ढंग से हम उसके अंदर तक चले जाएंगे, वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा इसकी कोई गारंटी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कलिंग नरेश अमरकोश में कितने प्रकार के भूमि का वर्णन किया गया है? तो 12। अमरकोश संस्कृत का डिक्शनरी है। डिक्शनरी समझते हैं ना? तो अमरकोश संस्कृत का डिक्शनरी है, जिसमें शब्दावली बहुत सारा दिया गया है। तो उसमें 12 प्रकार के भूमि का वर्णन किया गया है। अब चलिए, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? कलिंग नरेश खारवेल
कलिंग यानी उड़ीसा, कलिंग यानी क्या हो गया, उड़ीसा के नरेश जो थे खारवेल, उनकी हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है, प्राकृत भाषा में। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है, तो वररुचि का नाम सुने होंगे, वररुचि, पतंजलि, वीह, व्याड, ये सब आपके राज्य बिहार के पटना के प्रसिद्ध विद्वानों में से थे, जिनका जिक्र राजशेखर ने अपने रचित काव्य मीमांसा में किया है। तो काव्य मीमांसा में किया है। अब तो वररुचि द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, प्राकृत प्रकाश। वररुचि द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, ब्रेन में एडजस्ट कीजिए कि प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की है, वररुचि ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों को किस नाम से अंकित है, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है, तो दीनार के नाम से अंकित है। किस नाम से अंकित है, दीनार के नाम से। अब चलिए, संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे। अब यहां पर कंफ्यूजन है भाई, रामचरित कहेगा तो लोग समझेंगे कि रामायण के राम जो हैं उनसे संबंधित होगा। उत्तर रामचरित नाम की एक भवभूति की लिखित पुस्तक भी है, भवभूति याद रखेगा, उत्तर रामचरित। लेकिन यहाँ क्या है, सीधा रामचरित। रामचरित किसका है, संध्याकर नंदी का है। किनका लिखा गया है, लेकिन किससे संबंधित है, तो पालवंशी रामपाल से। पाल वंश के जो राजा थे रामपाल, उनके बारे में जो जानकारी दी गई है संध्याकर नंदी के द्वारा, उसका नाम रखा गया है रामचरित। उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया, तो इब्नुल अरबी था। उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया, तो कौन था वो, इब्नुल अरबी। कौन था, अब बताइए, राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, तो राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। किस मुगल शासक ने कुतुब मीनार के पास हौजे शम्सी का निर्माण करवाया था, किस मुगल शासक ने कुतुब मीनार के पास हौजे शम्सी का निर्माण करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था, किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया, तो शाहजहां ने। आना सिक्के का प्रारंभ किसने किया था, फुलसत उत तवारीख किसने लिखी है, तो सुजान राय खत्री, पूरा नाम याद रखिएगा, सुजान राय खत्री ने फुलसत उत तवारीख लिखी है। अगला, शतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, शतनामी पंथ की स्थापना हुई थी, अब आइए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को सिविल सर्विसेज से किस वर्ष निलंबित किया गया। पहले आईसीएस चुने जाने वाले थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जिनको सिविल सेवा से उम्र के कारण निलंबित कर दिया गया था। कब, 1874 ईस्वी में। उम्र के कारण इनको 1 वर्ष इनका शायद अधिक हो गया था उम्र, और उसके लिए निलंबित कर दिया गया था इनको। अब आगे आइए, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने की थी, तेभागा आंदोलन आपका सुना गया होगा, 1946-47 में हुआ था पश्चिम बंगाल में। 1946-47 में, चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आप लोग बराबर पढ़े होंगे इसको। तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहां पर हुआ था, कब हुआ था, 1946-47 में। और यह किससे संबंधित था, किसान से। याद रखिएगा, तेभागा आंदोलन। बड़ा लाइटेड क्वेश्चन हमने लाया है आपके लिए। आप देखिएगा तो अक्सर लगभग हमारे सारे क्वेश्चंस आपको, अब अगर क्वेश्चन बैंक वगैरह बीपीएससी का बना रहे होंगे तो 4-5 परीक्षाओं में मिल जाएगा आपको। और ये सब लाइटेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि एक भी डेड क्वेश्चन है। आप पढ़ क्या रहे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये क्वेश्चन सारे लाइटेड हैं। भारत दुर्दशा नाटक हमारे भारतीय हिंदी के जनक, आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। सर विदित होगा, 11th के हिंदी में पढ़ाई भी जाती है। पोएम है, 2nd या 3rd पोएम है, आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। भारत दुर्दशा, हा हा अब भारत दुर्दशा देख लो न जाए, इनकी पंक्ति है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है भारत दुर्दशा। दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। 1879 ईस्वी में दक्कन कृषि
राहत अधिनियम पारित किया गया था 1879 ईस्वी में। चलिए, तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर कुछ फायदा हुआ हो तो निश्चित तौर पर